Hello and welcome to another episode of India and नमस्कार और इंडिया एंड द ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही आप YouTube सदस्य बनने, संरक्षक बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। अब आज रात के हमारे अतिथि का स्वागत करते हैं डॉ. थ्रीता पारसी। डॉ. पारसी एक ईरान में जन्मे स्वीडिश लेखक हैं और क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट के सह संस्थापक और कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। वे नेशनल ईरानियन अमेरिकन काउंसिल के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉ. पारसी विदेश नीति पर व्यापक रूप से लिखते हैं और अन्य कार्यों के अलावा ट्रिचर्स अलायंस, द सीक्रेट डीलिंग्स ऑफ इजराइल, ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स के लेखक हैं। डॉ. पारसी, इंडिया एंड द ग्लोबल लेफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है। मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। पिछली बार जब आप हमारे साथ थे तो आपने कहा था कि जून में हुए ईरान इजराइल संघर्ष के बाद दिसंबर तक हम ईरान पर युद्ध के लिए इजराइल की कोशिश देख सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई युद्ध नहीं है, लेकिन NBC न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू सोमवार को ट्रंप से मिल रहे हैं ताकि ईरान पर इजराइल के युद्ध के लिए दबाव बनाया जा सके। क्या आप इन रिपोर्टों पर बात कर सकते हैं? इस मोर्चे पर हमारे पास क्या नवीनतम जानकारी है? हाँ, मैंने अगस्त में अपने लेख में लिखा था कि इजराइल के दृष्टिकोण से एक और युद्ध शुरू करने का तर्क काफी स्पष्ट है। वे अपने पहले हमले में वह हासिल नहीं कर पाए जो वे करना चाहते थे। उनके 3 उद्देश्य थे, 2 असफल रहे और 1 सफल हुआ। जो सफल हुआ वह था अमेरिका को युद्ध में शामिल करना, लेकिन बाकी 2, शासन को गिराना और ईरान को इजरायली प्रभुत्व और सैन्य वर्चस्व के अधीन करना, जैसा कि उन्होंने लेबनान और सीरिया के साथ किया है। विदेश जिन पर इजराइल बिना किसी अमेरिकी हस्तक्षेप के मनचाहे समय पर हमला करता है, वो असफल रहे। इजरायलियों ने वह लक्ष्य हासिल नहीं किया। But the Israelis failed at that, and if you take a look at it, for almost और अगर आप देखें तो लगभग 2 साल तक इजरायलियों को युद्ध विराम पर सहमत होने के मजबूर करना पड़ा, और जब वे सहमत हुए भी तो उन्होंने तुरंत उसे तोड़ दिया। ये गाजा में हुआ था। लेबनान में 1 साल से अधिक समय वही कहानी दोहराई गई। ईरान के मामले में 9 दिनों के बाद इजरायलियों ने खुद युद्ध विराम का अनुरोध किया। इसका कारण यह था कि ईरानी मिसाइलों ने वास्तव में उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाया था, और अगर आप वहीं रुक जाएं तो आपने वही हासिल किया जो नेतन्याहू नहीं चाहते थे। वह ईरान पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां उन्होंने युद्ध शुरू किया और अंत में केवल तटस्थ प्रतिरोध के साथ बाहर निकले। दोनों पक्ष एक दूसरे को रोक सकते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यही वह बात है जो इजरायलियों की इच्छा के विपरीत है। वे अधीनता चाहते थे। इसलिए जबकि कुछ लोग पारस्परिक प्रतिरोध को इस बात का कारण मानते हैं कि एक और युद्ध नहीं होगा, मेरा तर्क यह था कि यही कारण है कि एक और युद्ध अवश्य होगा, क्योंकि इजरायली सैन्य सिद्धांत किसी भी ऐसे देश को स्वीकार नहीं करता जो इजराइल के प्रति शत्रुतापूर्ण हो, और इजराइल मूल रूप से सभी देशों को या तो अमेरिका के प्रति शत्रुतापूर्ण या अधीन मानता है, और इसलिए उन्हें शत्रुतापूर्ण होने की क्षमता से रहित समझता है। लेकिन क्षेत्र का कोई भी देश जिसे वह शत्रुतापूर्ण मानता है, उसे इजराइल की पूर्ण गति इस ओर या सीमित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ईरान फिलहाल ऐसा कर रहा है, और यही वजह है कि इजरायली फिर से युद्ध शुरू करने की संभावना रखते हैं। मैंने अपने लेख में लिखा था कि सबसे संभावित समय दिसंबर के अंत से पहले होगा, और इसका कारण है संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनीतिक कैलेंडर। अब 29 दिसंबर को नेतन्याहू इस शहर में आने वाले हैं, और एक बार फिर वे युद्ध के लिए दबाव डालेंगे। उस लेख में यह बात बताई गई थी, और मुझे लगता है कि मैंने अपने लेख में भी इसका अनुमान लगाया था कि अब यह मुद्दा परमाणु कार्यक्रम का नहीं रहेगा।
ध्यान मिसाइलों की ओर स्थानांतरित हो जाएगा, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मिसाइलें वास्तव में प्रभावी साबित हुई थीं और इजरायलियों को अब कोई नया खतरा गढ़ने की जरूरत नहीं है। And the Israelis don't have to make up a challenge, but also because at the end of the day, लेकिन ये भी इसलिए है क्योंकि आखिरकार जब तक ईरान को अधीन नहीं किया जाता, तब तक इजरायली लोग अमेरिका को खींचने के लिए किसी न किसी युद्ध का बहाना ढूंढ लेंगे, जब तक कि वे अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर लेते। तो भले ही ईरानी उदाहरण के लिए परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत में जुट जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे संघर्ष समाप्त नहीं होता। ये बस परमाणु से मिसाइलों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अगर वे मिसाइलों पर झुक जाएं, तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने पूरी तरह से अधीनता स्वीकार कर ली है। लेकिन भले ही उनके पास कुछ और बचा हो, इजरायली उसे एक नए अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखेंगे और उसे एक और युद्ध शुरू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और यही कारण है कि शुरुआएंगे नहीं। अगर इजरायली फिर से शुरू शुरू करते हैं, ज़ियारत के बहुत युद्ध बन जाए। और ये बदलाव जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की केंद्रीयता से हटकर, जैसा कि आपने लिखा है और कई अन्य लोगों ने भी बताया है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की ओर हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जून के संघर्ष के दौरान ईरान के प्रदर्शन का परिणाम है, या ये हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन इजराइल मिसाइल प्रणाली के इर्द गिर्द कोई कानूनी या नैतिक कथा नहीं बना सका, जैसा कि उसने परमाणु कार्यक्रम के लिए किया था? मुझे लगता है कैरिन फॉलमनोर्ड वह काफी महत्वपूर्ण है। मैं यह इंगित करना चाहूंगा कि इजरायलियों को इसके लिए कोई कानूनी औचित्य नहीं मिला है। परमाणु कार्यक्रम की केंद्रीयता हमेशा से पश्चिम कादियान ईरान पर केंद्रित करने और किसी न किसी प्रकार के सैन्य कराव की दिशा में धकेलने का सबसे प्रभावी तरीका ही है। यह नहीं कि स्वयं परमाणु कार्यक्रम ही मुख्य था, उसके महत्व को कमनी आंकते हुए, लेकिन यह मूल मुद्दा नहीं था। असल में केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या ईरान के पास इजराइल के प्रभुत्व को चुनौती देने की क्षमता है। यह इजराइल की सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह इजराइल के प्रभुत्व को सुरक्षित करने के बारे में है। और चाहे वह मिसाइलें हों, परमाणु हथियार हों या कुछ और, मुख्य लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि क्षेत्र का कोई भी देश उस प्रभुत्व को चुनौती न दे सके। अब अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता तो निश्चित रूप से ये एक चुनौती होती, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे थे और इस्राएली ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। सार्वजनिक संदेशों में नेतन्याहू सरकार ने कहा कि उन्हें हमला करना पड़ा क्योंकि उनके पास ऐसी खुफिया जानकारी थी जो दिखाती थी कि ईरान कुछ हफ्तों में परमाणु हथियार बना लेगा या कुछ हफ्तों में उनके पास होंगे। लेकिन लीक हुई इस्राएली कैबिनेट बैठकों की कार्यवाही में नेतन्याहू ने कुछ हफ्तों उन्होंने कुछ साइन इन Deutschlander was forward as something gumdes. Huge difference because that means that it's not imminent, but also the Israelis have been saying. लेकिन ये भी सच है कि 1992 से ही इजरायली ये कहते आ रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से कुछ ही साल दूर है, तो जाहिर है कि कुछ भी नहीं बदला था। ये पूरी तरह से गढ़ी हुई बात थी। ईरान की किसी वास्तविक परमाणु प्रगति के आधार पर युद्ध का कोई ठोस औचित्य नहीं था। अगर कुछ था तो वह यह तात्कालिकता थी कि ईरान और अमेरिका वास्तव में एक परमाणु समझौते पर पहुंच सकते थे, जो उस अंतिम प्रस्ताव पर आधारित था जिसे ईरान रविवार को अमेरिका को प्रस्तुत करने वाला था, शुक्रवार को इजराइल के बमबारी करने के बाद। बताया जाता है कि वह प्रस्ताव काफी आकर्षक था और संभवतः अमेरिका उसे स्वीकार भी कर लेता, और यही शायद इजराइल के हमले का मुख्य कारण बना, न कि यह कि ईरान वास्तव में बम बनाने के करीब था। तो शुरू से ही फिर से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन ये टकराव के बहाने हैं। इसका एक कारण यह है कि अब वे इसे परमाणु कार्यक्रम से हटाकर किसी और दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने घोषणा की थी कि उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। उन्होंने जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया ताकि इस्राएली फिर से परमाणु मुद्दे को युद्ध शुरू करने के एक और कारण के रूप में न उठा सकें।
लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि इसराइली बस लक्ष्य को किसी और मुद्दे पर खिसका देंगे, और यही वे अब कर चुके हैं। अमेरिका के सत्ता केंद्रों या प्रभावशाली समूहों के बीच विभाजन को देखते हुए नेतन्याहू के ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू करने के प्रस्ताव पर ट्रंप की प्रतिक्रिया को आप कैसे समझते हैं? एक तरफ ईरान विरोधी गुट है, कांग्रेस में रिपब्लिकन कॉक्स, लिंडसे ग्राहम जैसे लोग और दानदाता वर्ग जैसे मिरियम एडलसन और अन्य। फिर विदेश मंत्री मार्को रूबियो है, जो खुद भी ईरान के प्रति काफी कठोर रुख रखते हैं। दूसरी तरफ टकर कार्लसन जैसे लोग हैं। इन दो धड़ों के बीच संतुलन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यही संतुलन नेतन्याहू के प्रस्ताव पर ट्रंप की प्रतिक्रिया को तय करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। मेरा मानना है कि असली बात उन दो पक्षों के बीच संतुलन की नहीं है, बल्कि ट्रंप उस संतुलन को कैसे देखते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। और यही बात इसे अनुमान लगाना बहुत कठिन बना देती है। मेरा आभास है कि संतुलन अब स्पष्ट रूप से टकर कार्लसन, स्टीव बैनन और उन कई अन्य आवाजों के पक्ष में झुक गया है जो पहले हमले के खिलाफ थे। शायद उन्होंने उसे जाने दिया हो, लेकिन वे निश्चित रूप से किसी नए हमले के खिलाफ हैं। इसके अलावा इस सब के बीच एक और बड़ा मुद्दा गाजा और सबकी सहनशीलता का है। यहां तक कि व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के दोस्त भी युद्ध विराम को नष्ट करने की उनकी कोशिशों से अब धैर्य खो रहे हैं। इसलिए उन्हें इस मुद्दे पर भी कड़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर, जैसा कि आपने बताया, आपके पास ऐसे बड़े दानदाता हैं जो इजराइल के बहुत समर्थक हैं और जिनकी आवाज का काफी प्रभाव है। सवाल यह है कि ट्रंप इस संतुलन को कैसे देखते हैं जब वे एक ऐसे मध्यावधि चुनाव में प्रवेश कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत कठिन होने वाला है। आप जानते हैं, उन्होंने कमला हैरिस जितना धन नहीं जुटाया, लेकिन उन्होंने उन्हें काफी अच्छे अंतर से हराया। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारक, खासकर इस मध्यावधि चुनाव में, मतदाता उपस्थिति है। और रिपब्लिकन पक्ष में उपस्थिति कम रहने वाली है क्योंकि ट्रंप स्वयं उम्मीदवार नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर ट्रंप के खिलाफ कई चीजें काम कर रही हैं। इसमें और पैसा झोंकना जरूरी नहीं कि इसे ठीक कर दे। उसे वास्तव में अपने समर्थक वर्ग को उत्साहित करने की जरूरत है ताकि वे बाहर निकलकर मतदान करें। अपने पहले कार्यकाल में ही 2 बार इजराइल द्वारा एक और युद्ध में घसीटे जाने के बाद, जबकि उसने खुद को शांति का राष्ट्रपति कहा था, वह जो युद्ध शुरू नहीं करता, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह इसे उसी तरह देखता है या नहीं। उसने जून 2020 में इजरायलियों के आगे झुकने के विचार को आकर्षक माना था, पूरी तरह से कूटनीति को छोड़ते हुए। मुझे लगा यह एक बड़ी गलती थी, लेकिन वह इसे ऐसे ही देखता था। वह अब भी सोचता है कि वह उसके लिए एक बड़ी सफलता थी। भले ही परमाणु मुद्दा अब तक सुलझा नहीं है, और अब 6 महीने बाद इजरायली फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, कहते हुए, अरे, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई एक और युद्ध है। I wanted to ask you a little bit about मैं आपसे इजराइल अमेरिका संबंधों पर, विशेष रूप से ईरान के संदर्भ में आपके विचारों के बारे में थोड़ा पूछना चाहता था। एक तरफ वह दृष्टिकोण है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, ये विचार कि अमेरिकी प्रशासन के भीतर विभाजन या इन दोनों पक्षों के बीच शक्ति संतुलन की धारणा ये तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि अंततः अमेरिका क्या निर्णय लेता है। लेकिन एक और दृष्टिकोण भी है जो मुझे लगता है कि मुख्यतः ईरानी है, जो कहता है कि वास्तव में ये एक बड़ा साम्राज्य है और ये विभाजन अधिक मायने नहीं रखते। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के क्षेत्रीय हित मूल रूप से समान है। हम निवेश रणनीतियों, अब्राहम समझौतों के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं आदि में कुछ अंतर की बात कर सकते हैं, लेकिन जब बात सुरक्षा, खुफिया जानकारी और साम्राज्य के सैन्य पक्ष की आती है, दोनों एक ही हैं।
मैं ये जानना चाहूँ कि इन दो दृष्टिकोणों, ईरानी नजरिए से इजराइल अमेरिका संबंधों को देखने के इन दो तरीकों पर आपके क्या विचार हैं? Israel-US relationship from an Iranian perspective. Thank you. Yeah, I think you're quite right that हाँ, the predominant मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईरानी पक्ष में प्रमुख दृष्टिकोण ये है कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाता है, और जो भी मतभेद उनके बीच मौजूद हैं वे आमतौर पर सामरिक या मामूली होते हैं। अंततः अमेरिका इजराइल की इच्छाओं के आगे झुक जाता है, और जो कुछ भी इजराइल करता है वह अंत में अमेरिका के हित में ही होता है। अमेरिका के भीतर एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए इस तरह की व्याख्या सटीक बैठती है, जॉन बोल्टन या नव रूढ़िवादी धड़ा। मेरा मतलब है, जॉन बोल्टन के मामले में वह खुद को नव रूढ़िवादी भी नहीं मानता, वो तो बस एक नव औपनिवेशिकवादी है, और उनके लिए इजराइल मध्य पूर्व में एक उपयोगी चौकी है, अमेरिकी शक्ति का विस्तार। ये एक ऐसी इकाई है जो अमेरिकी शक्ति को बढ़ाती है। लेकिन कई अन्य लोगों के लिए, और ये न केवल एक अंतर रहा है बल्कि बढ़ता हुआ अंतर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के हित वास्तव में अलग हो रहे हैं, और ये कुछ समय से हो रहा है। इसका एक कारण यह है कि हमने इसे नीतियों में स्पष्ट रूप से प्रकट होते नहीं देखा, क्योंकि वाशिंगटन में प्रो इजराइल आवाज़ों की शक्ति बहुत अधिक है। लेकिन अगर ईरानी दृष्टिकोण, और ये पूरी तरह से सही नहीं है कि ये केवल ईरानी है, अगर वह दूसरा दृष्टिकोण सही होता, हमारे पास शुरुआत में ही JCPOA नहीं होता। वहां हमने देखा कि ओबामा प्रशासन ने वास्तव में प्रो इजराइल ताकतों का सामना किया, इजरायली सरकार का सामना किया, AIPAC का सामना किया और जीत हासिल की। और फिर तब से निश्चित रूप से हमने देखा कि ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में पूरी तरह से नेतन्याहू सरकार के साथ खुद को जोड़ लिया। JCPOA से बाहर निकलना, इजराइल को गोलान हाइट्स को अपने में मिलाने की अनुमति देना, दूतावास को स्थानांतरित करना, अब्राहम समझौतों पर सहमति जताना, जो मूल रूप से इजरायलियों को उनकी हर मांग देना और फिलिस्तीनियों को किनारे कर देना था। अमेरिका ने अन्य देशों को कई रियायतें दी ताकि वे इजराइल को मान्यता दें और उसके साथ संबंध सामान्य करें। इससे अमेरिका को क्या मिला? तो जब आप ऐसी चीजें देखते हैं तो यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं होता कि शायद ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। और देखिए अभी क्या हो रहा है। नेतन्याहू सरकार ने केवल उसी समय किसी युद्ध विराम पर सहमति दी है जब ट्रंप प्रशासन ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे नहीं मानेंगे तो परिणाम भुगतने होंगे। समस्या यह है कि इजरायली सरकार पहले तो सहमति जताती है, लेकिन बहुत जल्दी उसे नकारने और उसका उल्लंघन करने लगती है। जब तक अमेरिका लगातार और ठोस दबाव नहीं डालता, इजराइल की नीति में कोई स्थायी बदलाव नहीं आ सकता, और यही ट्रंप प्रशासन की चुनौती का हिस्सा है। बाइडेन के विपरीत, वे जानते हैं कि इजराइल पर दबाव कैसे डालना है और उसे ना कैसे कहना है। बाइडेन ने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन ट्रंप का ध्यान बहुत देर तक नहीं टिकता और वे दबाव बनाए नहीं रखते। और इस्राएली ये बात जानते हैं, और वे ठीक जानते हैं कि ऐसी स्थिति में कैसे खेलना है। लेकिन मेरा मानना है कि यह बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका और इस्राएल के हित अब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को देखिए, उसमें कहा गया है कि मध्य पूर्व में उनके हित घटेंगे। यह इस्राएलियों के लिए एक डरावना परिदृश्य है। वे लगातार अमेरिकी सोच की उस धारा से लड़ते रहे हैं जो कहती है कि अमेरिका को एशिया की ओर ध्यान देना चाहिए, कि अब मध्य पूर्व उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। हम इतने अधिक फैले हुए क्यों हैं? यही वह बात है जिसके खिलाफ इस्राएली पिछले 4 या 5 राष्ट्रपतियों से लड़ते आ रहे हैं, और उन पिछले 4 या 5 राष्ट्रपतियों ने भी लगभग यही बात कही है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। ट्रंप ने भी ये कहा है, और उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में शामिल किया है, लेकिन वे उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वे किसी और युद्ध के लिए सहमत हो जाते हैं
कल या 2 दिन बाद जब इजरायली प्रधानमंत्री यहाँ होंगे तो एक बार फिर प्रशासन ये कहेगा कि वह मध्य पूर्व से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन अंततः खुद को फिर से उसी में खींचने दे रहा है। लेकिन इसमें एक फर्क है, और जो दूसरी बात वास्तव में बदल रही है जिसे समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि अब ये सिर्फ वामपंथ तक सीमित नहीं है कि एक बड़ा हिस्सा इजराइल के खिलाफ हो गया है। ये तो 10 या 15 साल पहले ही हो चुका था। खासतौर पर ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन और फिलिस्तीन समर्थक आंदोलन के बीच जो मेल हुआ है वह वामपंथ में बहुत प्रभावशाली है। ये पहली बार है जब हम देख रहे हैं कि दक्षिण पंथ में चीजें कैसे बदली हैं। दक्षिणपंथी लोग अब इजराइल के खिलाफ काफी नाटकीय रूप से मुड़ रहे हैं, आंशिक रूप से इसलिए कि इजराइल फिलिस्तीन में ईसाइयों के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये धारणा है, जो ट्रंप के पहले 9 अब 12 महीनों में और भी पुष्ट हुई है, कि इजराइल वह देश है जो लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका को और अधिक युद्धों में धकेल रहा है। और दक्षिणपंथी लोग अब कई अलग अलग कारणों से युद्ध के खिलाफ सख्ती से खड़े हो गए हैं। मुख्य कारण यह है कि इन युद्धों की कीमत वही चुका रहे हैं। अमेरिकी सैनिक कहां से आते हैं? उन्हें ब्रुकलिन या अन्य बड़े नीले जिलों से भर्ती नहीं किया जा रहा है। वे अलबामा से आ रहे हैं, अरकानसस से आ रहे हैं, उन लाल जिलों से आ रहे हैं, और इन्हीं लाल जिलों से ये सैनिक लौट रहे हैं, या तो ताबूतों में या बिना अंगों के, या फिर पीटीएसडी से पीड़ित होकर घर लौटते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या बिना नौकरी के लौटते हैं। तो इन अंतहीन युद्धों की कीमत वही चुका रहे हैं। और यही कारण है कि रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप के बीच युद्ध विरोधी रुख में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये जरूरी नहीं कि ये पूरी तरह से लागू हो रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वह इस पर खरे उतर रहे हैं, लेकिन अब दक्षिण पंथ में एक बहुत मजबूत युद्ध विरोधी आंदोलन उभर आया है, और वे अब इजराइल के प्रति भी अधिक नकारात्मक हो गए हैं। क्योंकि इजराइल की monumentet everything in bor fosen powers and you trace the knowledge board really you need mate wyatt and here in constantly pushing the United States into wars in the Middle East. And what is your sense of the इन संघर्षों में अरब देशों के बारे में आपका क्या आकलन है? मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक फिलिस्तीन के सवाल का संबंध है, अरब देशों ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है, या कहें कि झुक गए हैं, लेकिन वे ईरान के साथ खुला युद्ध नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, अरब देश इस मुद्दे पर किस तरह से बातचीत या संतुलन बना रहे हैं? क्या ये एक संभावित इजरायली युद्ध है ईरान के खिलाफ, या फिर एक वास्तविक इजरायली युद्ध? Israeli war on Iran. The Arab states have grown. अरब देशों में, खासकर जीसीसी देशों में, इजराइल को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ये समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, सिर्फ दोहा पर हमले के कारण नहीं, और निश्चित रूप से सिर्फ गाजा में जो हो रहा है उस नरसंहार के कारण भी नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने बाइडेन के कार्यकाल में देखा कि इजराइल पर से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए और उसे पूरी तरह खुली छूट मिल गई। और अगर आप उनकी जगह होते तो आप भी सोचने लगते, रुको, ये जीसीसी देशों के लिए वाकई खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर अमेरिका अब इजराइल को ना कहने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, मैं बाइडेन के वर्षों की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा अगर इजरायली किसी जीसीसी देश को निशाना बनाना चाहें? यही तो हुआ जब उन्होंने गाजा पर बमबारी की, जैसे उन्होंने दोहा पर की थी। और जैसा कि एक प्रमुख जीसीसी अधिकारी ने एक निजी बातचीत में कहा, जीसीसी ने यह सीख लिया है कि ईरान के साथ अपने संबंधों और तनावों को कैसे संभालना है। उन्होंने कभी कभी ईरान के साथ सहयोग भी किया है, तो ये एक अधिक जटिल संबंध है। वे ईरान के प्रति पूरी तरह से नरम नहीं हैं, वे अब भी उसे एक खतरे के रूप में देखते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इसे कैसे प्रबंधित करना है। लेकिन वे इजराइल को कैसे संभालते हैं जब इजराइल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अमेरिका भी केवल कभी कभी ही उस पर कोई दबाव डालने को तैयार होता है? उनके लिए ऐसा दृष्टिकोण रखना स्वाभाविक है।
यही कारण है कि ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने इस साल की शुरुआत में, मेरा ख्याल है सितंबर में, मनामा डायलॉग में कहा था कि हमने लंबे समय से जाना है कि इस क्षेत्र में अस्थिरता की मुख्य ताकत ईरान नहीं बल्कि इजराइल है। यह एक बहुत बड़ा बयान है। Motivation sever is that it's met Stroward. So it's a huge statement because he didn't say that it's happening just now. He said we have long known. उसने कहा हम इसे लंबे समय से जानते हैं। अब जीसीसी के अन्य देश शायद इसे इतनी स्पष्टता से न कहें, लेकिन मेरा मानना है कि यह दृष्टिकोण उनके बीच तेजी से मजबूत हो रहा है। वे ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते क्योंकि वे जानते हैं कि अस्थिरता की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा पिछले 1.5 साल में ईरान कमजोर हुआ है और परिणाम स्वरूप अब उसे इतना बड़ा खतरा नहीं माना जाता, लेकिन इजराइल को माना जाता है। इजराइल को एक खतरे के रूप में देखा जा रहा है और मेरा मानना है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि अरब देशों के एक साथ आने और ट्रंप पर दबाव डालने का एक कारण, जिसके परिणाम स्वरूप तथाकथित ट्रंप शांति योजना बनी, आंशिक रूप से गाजा में हो रही घटनाओं के कारण था, लेकिन वास्तव में इसलिए क्योंकि गाजा युद्ध अन्य देशों में फैला था और वे इस बात से भयभीत थे कि जब तक इजराइल के व्यवहार की दिशा में बदलाव नहीं होता, जिसके लिए अमेरिका के इजराइल के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक था, तब तक युद्ध उनके क्षेत्र तक फैल जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि जब हम ये देखते हैं कि ये वास्तव में फिलिस्तीनियों के लिए लाभदायक नहीं है, तो ये समझना जरूरी है कि इसे ऐसा बनाने के लिए तैयार ही नहीं किया गया था। ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। जाहिर है वे युद्ध विराम देखना चाहते थे। मुझे लगता है कि वे इस बात से बहुत निराश हैं कि कोई वास्तविक युद्ध विराम नहीं हुआ, लेकिन जो वे चाहते थे वह गाजा में हो रही हत्या को किसी हद तक रोकना था, न कि समस्या का समाधान करना, और निश्चित रूप से फिलिस्तीनियों के पक्ष में हल निकालना तो बिल्कुल नहीं। वे इतनी दूर तक नहीं जा सकते थे। उन्हें बस दिशा में बदलाव चाहिए था, क्योंकि अन्य उनकी अपनी सुरक्षा वास्तव में खतरे में थी। हालांकि जीसीसी देशों को इजराइल पर संदेह है, मुझे लगता है कि वे लंबे समय से ये मानते आए हैं कि अमेरिका इजराइल को अनुशासित कर सकता है, और यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वे हमेशा बड़े क्षेत्र में इजरायली परियोजना के आगे झुकते रहे हैं। यहाँ तक कि 2 दिवसीय संघर्ष के दौरान, वास्तव में उससे पहले भी, हम ये कवर कर रहे थे कि जीसीसी देश इजराइल की कार्रवाइयों को लेकर चिंतित थे, क्योंकि उसने पहले फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया पर बमबारी में जो किया था उससे वे परेशान थे। लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने काफी कुछ किया। उन्होंने ईरान पर हमलों के पूरे अभियान का समर्थन किया। इसका एक कारण यह है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर रहे हैं, ये सोचते हुए कि वह इजराइल को नियंत्रित कर सकेगा। मेरा आपसे सवाल यह है, खासकर 2 दिवसीय युद्ध के बाद, क्या आपको लगता है कि इजराइल बिना अमेरिका की अनुमति के खुद से युद्ध शुरू कर सकता है? तो सबसे पहले जो आपने कहा कि वह काफी महत्वपूर्ण है। जीसीसी ने इजराइल को अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए अमेरिका के साथ अपने संबंधों पर भरोसा किया है। बाइडेन के कार्यकाल में यह पूरी तरह असफल रहा और गहरी निराशा थी। ट्रंप के समय में कम से कम 2 बड़े मौकों पर यह सफल रहा, और यही कारण है कि मुझे लगता है कि इन देशों में से कई इस बात पर काफी चुप हैं या काफी क्षमाशील हैं कि इजरायली युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि अंततः यह पहले की तुलना में कम हिंसा का स्तर है और इसने दिशा बदल दी है। वे बस इस बात से खुश हैं कि ट्रंप उन पर दबाव डालने के लिए संवेदनशील थे, जबकि बाइडेन नहीं थे। क्या यह पर्याप्त है? स्पष्ट रूप से यह किसी भी रूप में पर्याप्त नहीं। और jag menar inte skrev för en ethic in this for Bree. In je arbi vinashka tenet. We're massive maim into kicking road. The ceasefire and the entire plan, the entire peace plan. विराम समझौता और पूरा शांति प्रस्ताव, ये एक भयानक, बहुत ही भयानक योजना है,
लेकिन यही वह योजना थी जिसकी जरूरत थी ताकि अमेरिका के इजराइल के प्रति रुख की दिशा बदली जा सके, और कम से कम कुछ समय के लिए ऐसा हुआ भी। अब नेतन्याहू के वापस आने का एक कानी मुद्दा है। ऐसा लगता है उसकी गृह धैर्य खत्म हो रहा है, लेकिन क्या वे वास्तव में इजराइल पर फिर से दबाव डालेंगे कि वह एक वास्तविक युद्ध विराम पर लौटे? यह अभी देखना बाकी है। आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर, क्या इजरायली इसे अपने दम पर शुरू कर सकते हैं? मैंने उन पूर्व इजरायली अधिकारियों से बात की है जिन्होंने नेतन्याहू के अधीन काम किया था, और उनका मानना है कि सैन्य दृष्टि से ऐसा करना इजराइल के लिए विनाशकारी होगा। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो नेतन्याहू फिर भी कर सकते हैं युद्ध शुरू करने के लिए, इस गणना के साथ कि एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर उनके लिए अमेरिका को इसमें खींचना आसान हो जाएगा, खासकर अगर ईरानियों के बड़े हमले हों या इजरायली पक्ष पर भारी जनहानि की घटनाएं हों। मूल रूप से एक दूसरा छोटा सैर अक्टूबर जैसा परिदृश्य हो सकता है, भले ही युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की हो। इजरायली फिर से पीड़ित की भूमिका निभाएंगे और अमेरिका के भीतर उन ताकतों को मजबूत करेंगे जो इजराइल के पक्ष में हैं, ट्रंप पर युद्ध में शामिल होने का दबाव डालते हुए। हालांकि यह वही युद्ध होगा जिसे इजराइल ने अमेरिका के साथ किसी समन्वय के बिना शुरू किया होगा, और संभवतः अमेरिका की स्पष्ट चेतावनी के बाद कि हम इस युद्ध में तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे। एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर नेतन्याहू यह सोच सकते हैं कि हालात उनके पक्ष में बदल जाएंगे। और यही वह कारणों में से है जिसकी वजह कि नेतन्याहू ने तब भी जब ये इजराइल के लिए खुद बोर स्मॉल फुटबिट हो सकता है। अगर आप नेतन्याहू की स्थिति में बैठे हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि लगभग 10 महीनों में इजराइल में चुनाव होने वाले हैं। ये ऐसे चुनाव नहीं हैं जिन्हें वह किसी नए युद्ध को शुरू करके या जारी रखकर टाल सकते हैं। पहले वह अपने गठबंधन के टूटने की स्थिति में युद्धों के जरिए और उन्हें बनाए रखकर नए चुनावों को टालने में सफल रहे हैं, लेकिन इस बार तय चुनावों को वह नहीं बदल सकते। और अगर वे तब तक ईरान के साथ युद्ध शुरू नहीं करते और तब तक अमेरिका में भी मध्यावधि चुनाव हो चुके होंगे जिससे वहां की स्थिति काफी बदल सकती है। तो अगर वह युद्ध नहीं करते तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने एक नई सामान्य स्थिति को स्वीकार कर लिया है, और वही नई सामान्य स्थिति उनकी विरासत बन जाएगी, ईरान और इजराइल के बीच पारस्परिक प्रतिरोध की स्थिति। तो युद्ध शुरू करने के बावजूद ईरानियों को भारी नुकसान पहुंचाने, उनके कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, परमाणु वैज्ञानिकों और 1000 अन्य ईरानी नागरिकों की हत्या करने और उनके बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाने के बावजूद वह जो हासिल कर सका वह केवल पारस्परिक प्रतिरोध था, जो उसकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत था। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप उसकी स्थिति में बैठें तो वह किसी भी तरह एक नया युद्ध शुरू करने के लिए बेताब है, चाहे अमेरिका उसके साथ हो या न हो। लेकिन उसकी गणना है कि एक बार युद्ध शुरू हो जाने के बाद वह अमेरिका को फौज में खींच लेगा। मैं कुछ व्यापक प्रश्नों के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, ईरान इजराइल संबंधों में फिलिस्तीन कितना केंद्रीय है? हम जानते हैं कि यह एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन क्या ये पूरी तरह ईरान के फिलिस्तीन में प्रतिरोध के समर्थन के बारे में ही है? क्या इजराइल की आक्रामकता, उसका क्षेत्र में तथाकथित प्रभुत्व स्थापित करने का इरादा सिर्फ उसके ग्रेटर इजराइल परियोजना तक सीमित है और उतनी ही हद तक है जितना ईरान उसके खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है? या फिर ये फिलिस्तीन से आगे बढ़कर उस क्षेत्र तक फैला हुआ है जो फारस की खाड़ी और उससे भी आगे तक जाता है? मैं वास्तव में ये कहूँगा कि ये तो द्वितीयक भी नहीं है। शायद इस पूरे मामले में एक तृतीय श्रेणी का मुद्दा है जो इस संबंध का कोई बड़ा हिस्सा नहीं है। अगर केंद्रीय होता तो मिंडीस्टेस्टस के दशक में स्थिति बिल्कुल अलग थी, जब ईरानी इजराइल के खिलाफ अपनी बयानबाजी में कहीं अधिक आक्रामक थे
और फिलिस्तीनी पक्ष के कुछ समूहों को अधिक सक्रिय रूप से समर्थन दे रहे थे। लेकिन वही वह समय भी था जब इजरायली अमेरिका पर दबाव डाल रहे थे कि वह ईरान से दोस्ती करे, ईरान को हथियार बेचे और तेहरान से आने वाली बयानबाजी पर ज्यादा ध्यान न दे। What you see is in the 1990s, that's when things get really 1990s के दशक में आप देखते हैं कि ईरान और इजरायल के बीच हालात वास्तव में बहुत कठोर हो जाते हैं, and it's not because of और यह ईरान के फिलिस्तीनियों के समर्थन के कारण नहीं था, वह तो बाद में और भी बढ़ गया। असल वजह एक नए भू राजनीतिक परिदृश्य की थी, जिसमें इजरायलियों को डर था कि ईरान क्षेत्र में नई प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा। उन्हें लगा कि ईरान शायद संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती कर लेगा, और तब अमेरिका इस क्षेत्र में इजरायल को एक केंद्रीय राष्ट्र के रूप में खो देगा। क्योंकि शीत युद्ध की पृष्ठभूमि से बाहर आने के बाद वास्तव में इजरायल का अमेरिका के लिए रणनीतिक मूल्य क्या रह गया था। यही वह समय भी था जब इजरायलियों ने अपनी भाषा बदलनी शुरू की। This is the moment also in which the Israelis shift their language. They used to be talking about how strategically वे important पहले it is to इस बारे में बात किया करते थे कि मध्य पूर्व में पश्चिमी पक्ष की एक चौकी के रूप में वे अमेरिका के लिए कितने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे और कैसे वे क्षेत्र में सोवियत प्रभाव का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन 1992 के बाद जब सोवियत संघ का अस्तित्व ही नहीं रहा और इस संबंध को उचित ठहराने के लिए कोई बाहरी खतरा नहीं बचा, तब इजरायलियों ने यह कहना शुरू किया कि इजरायल अमेरिका संबंध की नींव दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों पर आधारित है। ये शब्दावली 1990 के दशक में तो सुनने को भी नहीं मिलती थी, पर जब कोई रणनीतिक कारण नहीं बचा तो उन्होंने अपनी भाषा बदल दी और कहा कि ये दो देश अपने मूल्यों में इतने गहराई से जुड़े हुए हैं कि यही उनके संबंध की असली नींव है। लेकिन उन्हें डर था कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान से दोस्ती कर लेता तो वह ढांचा ढह सकता था, जबकि उस समय ईरानी लोग अमेरिका से सुलह करने की काफी कोशिश कर रहे थे। इस बिंदु पर मेरा मतलब है, जरा देखें कि JCPOA वार्ताओं के दौरान क्या हुआ। रूहानी सरकार ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर लगभग चुप्पी साधे रखी, इजरायल के बारे में लगभग कुछ नहीं कहा। जब 2014 में इजरायल ने गाजा पर हमला किया तो ईरान की भूमिका बहुत ही सीमित रही। इसकी तुलना 2009 से करें, कोई फर्क नहीं पड़ा। इजरायली उतने ही आक्रामक थे जितना कोई सोच सकता है, क्योंकि असली खतरा ईरान की इजरायल और फिलिस्तीन पर स्थिति नहीं थी। यह कहना नहीं कि वह मामूली था, लेकिन वह बड़ा खतरा नहीं था। असली खतरा यह था कि अमेरिका और ईरान वास्तव में अपनी दुश्मनी खत्म कर सकते थे और सुलह कर सकते थे। यही वो बात थी जिसके खिलाफ इजरायली लोग पूरी ताकत से काम कर रहे थे, और इसका कारण था जिसे वे अपना त्याग का भय कहते हैं। उनके दृष्टिकोण में अगर ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दोस्ती हो जाती तो अमेरिका ईरान तनाव काफी हद तक कम हो जाता, क्षेत्र अराजक नहीं बनता, और तब अमेरिका के लिए मध्य पूर्व से निकलकर अपना ध्यान एशिया पर केंद्रित करना कहीं आसान हो जाता। इजरायली दृष्टिकोण से उन्हें अपने आप से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, अगर अमेरिका और ईरान किसी हद तक दोस्त बन जाते हैं और अमेरिका क्षेत्र छोड़ देता है, तो क्या ईरान अमेरिका तनाव में कमी के साथ साथ इजरायल ईरान तनाव में भी समानुपाती कमी आएगी? उनका जवाब था नहीं। अब Insigirei think Tamam is a Gosword Steph less. It is an Gerbi Wolf T-Man-18. I think they're quite incorrect there, but nevertheless they thought no. Iran and Israel's rivalry will remain. ईरान और इजरायल की प्रतिद्वंद्विता बनी रहेगी, लेकिन अब इजरायल के पास ऐसा अमेरिका नहीं होगा जो स्वचालित रूप से उसके पक्ष में खड़ा हो, क्योंकि अमेरिका अपना ध्यान एशिया की ओर केंद्रित करेगा। नतीजतन इजरायल को एक शत्रुतापूर्ण ईरान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इसी भी दृष्टिकोण से देखें, फिलिस्तीनी मुद्दा कई बार केवल एक सार्वजनिक औचित्य के रूप में सामने आता है, एक ऐसा उपकरण जिसे ईरानी इजरायल के खिलाफ समर्थन जुटाने और मुस्लिम दुनिया में अपनी नेतृत्व भूमिका को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मूल मुद्दा नहीं है। वास्तव में पिछले 2 वर्षों में गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों के संदर्भ में ईरान की भूमिका पर नजर डालें। निश्चित रूप से
Ve ki Arab değişir Suriye small münçeman berdi li boğutsun malacının hitur. Equivroth. Yun Arab tun ki pradarshan ginon glari now. Given how badly those Arab states have performed. But the Iranians have constantly worked to लेकिन ईरानियों ने लगातार स्थिति को शांत करने और युद्ध को गाजा से बाहर फैलने से रोकने की कोशिश की है। beyond Gaza. यही कारण था कि वे हिजबुल्लाह से बार बार कहते रहे कि इजराइल पर हमला न करे। Attack Israel. वे नहीं चाहते थे कि इजराइल इसे युद्ध को फैलाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करे। Pretext. अब ईरानी पूरी तरह असफल रहे, क्योंकि इजराइल ने पिछले 2 वर्षों में 7 देशों पर बमबारी की है और युद्ध को ईरानी क्षेत्र तक भी फैला दिया है। Has expanded the war. लेकिन अगर ईरानी वास्तव में केवल फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए इसमें शामिल होते, अगर वह उनके लिए सच में केंद्रीय होता, तो उनका व्यवहार बहुत अलग होता। Was so central to them. वे शायद वही करते जो हमास ने सोचा था या जिसकी उम्मीद की थी। Perhaps have यानी जब हमास ने 4 अक्टूबर को इजराइल के साथ युद्ध शुरू किया, तो हिजबुल्लाह और ईरान अपने आप शामिल जो थे। with Israel on वाल इन दोनों में से किसी ने ब्रेक स्ट्रिंग। Hezbollah and Iran would automatically join in. Neither of them did that. Yeah, I hear your point on this. हाँ, मैं इस पर तुम्हारा दृष्टिकोण समझता हूँ। मैंने भी कई बार इस सवाल पर सोचा है। जब पूरा पश्चिमी साम्राज्यवादी तंत्र किसी तीसरे देश जैसे ईरान पर केंद्रित होता है, तो ये कितना नैतिक सवाल रह जाता है कि ईरान ने जितना कर सकता था उतना किया या नहीं। और क्या ये सवाल ही सही है पूछना कि ईरान ने फिलिस्तीनियों की मदद करने या उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं किया, जब इजरायली और अमेरिकी गाजा में नरसंहार कर रहे थे। When the Israeli Americans were conducting genocide in Gaza. Well, I mean, what you're pointing to, again, I think is quite correct. देखिए, मेरा मतलब है जो बात आप उठा रहे हैं, वह फिर से कहूँ तो काफ़ी सही है। आप जो कह रहे हैं वह यह है कि आखिरकार ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि फिलिस्तीनी मुद्दा अप्रासंगिक है, लेकिन ये उनके कार्यों का मुख्य प्रेरक तत्व नहीं है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ये किसी और देश के लिए भी मुख्य मुद्दा नहीं है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो वास्तव में पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा हो। अगर ऐसा होता तो शायद अब तक फिलिस्तीनियों का अपना एक राज्य होता। क्या ईरानियों ने ज़्यादा अरब देशों से ज़्यादा किया है? बहुत से ईरानी ऐसा तर्क देंगे। मैं दोहा फोरम में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ के साथ एक पैनल का संचालन कर रहा था, और उन्होंने बहुत दृढ़ता से ये बात रखी कि इन अरब देशों में से कई की तुलना में कहीं अधिक किया है। वास्तव में उनके तर्क के अनुसार सभी अरब देश इसमें शामिल हैं, और यही आंशिक रूप से वह कारण है कि उन पर व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि बहुत कम, शायद कोई भी अरब अधिकारी इस कारण से प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि यह कहना उचित होगा कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे चीज़ें फिलिस्तीनियों के प्रति दान या सहानुभूति के कारण की गई थीं। वे इसलिए की गईं क्योंकि वे, और यहीं पर मैं शायद डॉक्टर ज़रीफ से असहमत हूँ, अपने राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे थे। उस समय कम से कम ईरानियों ने इसे इजरायलियों के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा माना था। फिलिस्तीनियों का समर्थन करना उनके लिए इजराइल के खिलाफ आवश्यक साधनों में से एक था। और मेरा मानना है कि ये फिर से फिलिस्तीनियों की रणनीति है, भले ही उन्हें समर्थन मिला हो। इस समय तुर्की से बहुत सारी बयानबाजी आ रही है कि वे फिलिस्तीन का कितना समर्थन करते हैं। तुर्की में जन स्तर पर निश्चित रूप से जनमत बहुत मजबूती से फिलिस्तीनियों के पक्ष में है। तुर्की अधिकारी मुझसे जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए कितना कुछ किया है, और उन्होंने कुछ किया भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये भी बहुत स्पष्ट है जैसे कि तुर्कों के लिए जिसनी ही है, और ये कोई असामान्य स्थिति नहीं है। अभी आप तो इजराइल और तुर्की से बीच और अधिक तनाव देखेंगे, और इसका कारण गाजा नहीं है, सीरिया है। And it is not because of Gaza. It is because of Syria. It's because how Turkey and Israel
are ये इस बात पर encroaching निर्भर on their करता है कि space, तुर्की और on इजराइल US एक दूसरे के साथ affairs, कैसे व्यवहार करते and their हैं। rivalry is going to play वे एक out दूसरे not के नए just in स्थापित प्रभाव Syria, क्षेत्रों but में in दखल दे रहे Somalia, हैं। in the Horn of Africa, उनकी where the प्रतिद्वंद्विता Israelis just केवल सीरिया में ही recognize the नहीं only बल्कि country सोमालिलैंड में भी recognizing दिखाई देगी, Somaliland जो as अफ्रीका an के हॉर्न independent क्षेत्र में है, country. जहां इजराइल ही एकमात्र देश है जो And सोमालिलैंड को एक the स्वतंत्र area in राज्य which के the रूप Turks में have been मान्यता quite देता है। active. It वह is part क्षेत्र of जहां their तुर्क काफी crucial, सक्रिय रहे हैं। they have a base उनके पास अफ्रीका के हॉर्न में there एक सैन्य in अड्डा the भी Horn है of Africa, जो which उनकी is अफ्रीका crucial नीति for के their लिए अत्यंत Africa महत्वपूर्ण policy. है। So you're seeing these geopolitical इसलिए आप देख रहे हैं rivalries कि ये भू playing राजनीतिक out in several प्रतिद्वंद्विताएं different कई अलग-अलग areas. क्षेत्रों में The सामने आ रही हैं। Israelis recognize क्या इजरायल ने Somaliland सोमालिलैंड को because of their सहानुभूति के sympathy कारण with मान्यता दी, Somaliland, या फिर ये or बड़े did भू they do so राजनीतिक गणित because का of the हिस्सा था? large geopolitical एक ऐसा calculation they गणित have, जिसमें and अब their तुर्की के larger साथ-साथ ईरान से भी प्रतिस्पर्धा competition, शामिल which होती now जा रही है? increasingly is vis-a-vis Turkey as well as vis-a-vis Iran. My final question about मेरा अंतिम प्रश्न कथा के बारे में है, विशेष रूप से ईरान पर पश्चिमी मीडिया की कथा के बारे में। हमने देखा है कि जब बात इजराइल और फिलिस्तीन की आती है तो पश्चिम में जनमत में एक बड़ा बदलाव आया है, खासकर उस सीधी प्रसारित की गई नरसंहार के कारण जो उन्होंने अंजाम दिया। बेशक मुख्यधारा की पारंपरिक मीडिया उस नरसंहार में सहभागी रही है, जैसे कि वह ईरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कथाएं गढ़ने में भी सहभागी रही है। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न यह है, जब बात ईरान पर पश्चिमी कथाओं की आती है तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ नहीं बदला है। कुछ हद तक हाँ, लेकिन उतना नहीं जितना फिलिस्तीन के मामले में बदला है, और इसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण है विश्वविद्यालय परिसरों में हुए विरोध प्रदर्शन और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फैले फिलिस्तीनी मुद्दे का केंद्र में आना। एक ईरान विशेष के रूप में ईरान के प्रति पश्चिमी जनमत के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? Public opinion about regarding Iran. So the shift तो फिलिस्तीन के मुद्दे पर बदलाव आया है, इसमें कोई संदेह नहीं, खासकर युवा अमेरिकियों के बीच। मैंने कोई ऐसा जनमत सर्वेक्षण नहीं देखा है जो इसे क्षेत्र के अन्य देशों से जोड़ता हो। यानी क्या उनकी राय ईरान, कतर या तुर्की के बारे में भी किसी महत्वपूर्ण रूप में बदली है, जो फिलिस्तीन और इजराइल पर उनके दृष्टिकोण में आए परिवर्तन का परिणाम हो। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ऐसा हुआ है। मेरा अनुमान है कि युवाओं में कुछ हद तक ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि ये कहा जा सके कि जिन देशों ने फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन किया है उन्हें इसका बड़ा लाभ हुआ है, या कि अमेरिका या यूरोप के युवाओं ने इजराइल फिलिस्तीन को देखने का अपना मूल दृष्टिकोण बदल दिया है। अगर ऐसा है भी तो मुझे अब भी शक है कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई सर्वेक्षण नहीं देखा है, और मुझे लगता है कि ऐसा सर्वेक्षण करना बहुत दिलचस्प होगा। आमतौर पर ईरान को लेकर जो कथा है वो वास्तव में और कठोर हो गई है, क्योंकि मीडिया और सरकार की कथाएं अधिक प्रो इजराइल हो गई हैं और परिणामस्वरूप अधिक एंटी ईरान भी। मेरा मतलब है, आपके पास जर्मन चांसलर हैं जो कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला। उन्होंने कहा कि इजराइल यूरोप का गंदा काम कर रहा है। इजराइल ईरान पर बमबारी करके यूरोप का गंदा काम कर रहा है। मेरा मतलब है, हम ऐसे मामले की बात कर रहे हैं जिसमें इजरायलियों ने अवैध रूप से युद्ध शुरू किया और उन्होंने परमाणु स्थलों पर हमला करके जिनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन किया। और ये सब पांचवें और छठे दौर की वार्ताओं के बीच हो रहा है। तो ये केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्पष्ट उल्लंघन की निंदा करने में विफल रहना ही नहीं है, बल्कि वास्तव में उसे अपनाना और उसका औचित्य सिद्ध करना भी है। और बड़े पैमाने पर ऐसा इसलिए है क्योंकि गाजा में युद्ध तेज होने के साथ विशेष रूप से जर्मनी लगभग इजरायली कथाओं का एक परिशिष्ट बन गया। ये इसलिए भी है क्योंकि ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस का समर्थन किया, जिससे पहले ही यूरोप और ईरान के बीच के संबंध विषाक्त हो चुके थे। इसलिए राज्य और मीडिया दोनों की कथाओं में ये पहले से भी अधिक आक्रामक और नकारात्मक हो गया है, इस हद तक कि
The Germans who of course condemned it when the Russians attacked. जर्मनों ने निश्चित रूप से रूस की निंदा की थी जब उसने यूक्रेनी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया था, और उस समय वे अंतर्राष्ट्रीय कानून पर बहुत भरोसा कर रहे थे। अब उन्होंने उसे पूरी तरह एक तरफ रख दिया है और यहाँ तक कि युद्ध को भी स्वीकार कर लिया है जब इजराइल ने उसे शुरू किया। तो एक तरफ ये स्थिति है। दूसरी तरफ ईरान के रूस को दिए गए समर्थन ने पहले ही हालात को और भी खराब कर दिया था। लेकिन क्या जनता की ईरान के प्रति राय और सरकार की ईरान पर कथा के बीच का अंतर उतना ही बड़ा है जितना कि फिलिस्तीन के मामले में है? बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगा कि यह अंतर बहुत बहुत छोटा है। ये शायद फिलिस्तीन के कारण एक द्वितीयक प्रभाव के रूप में थोड़ा बड़ा हो, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह बहुत अधिक नहीं बड़ा है। But I would suspect that it hasn't grown that much. I guess part of the reason is also maybe a small part. I don't know how. मेरा ख्याल है कि इसका एक हिस्सा, शायद छोटा हिस्सा, मुझे नहीं पता कितना छोटा या बड़ा, लेकिन एक हिस्सा ये भी है कि जो उदारवादी वामपंथ है उसका ईरान के प्रति दृष्टिकोण बेहद नकारात्मक है। फिलिस्तीन के मामले में वे अब भी ये मान सकते हैं कि इजराइल में समस्या नेतन्याहू की अति दक्षिणपंथी राजनीति है, न कि पूरा ज़ायोनी प्रोजेक्ट। वे ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमास या प्रतिरोध का कोई भी हिस्सा वास्तव में एक सच्चा उपनिवेश विरोधी आंदोलन है। लेकिन फिर भी वे फिलिस्तीनी प्रतिरोध और उपनिवेश विरोधी मुक्ति आंदोलन के एक हिस्से का समर्थन करते हैं। वहीं ईरान के मामले में वे उदारवादी नारीवादी परियोजनाओं, उदार लोकतंत्र की धारणाओं, चुनावों, धर्म आदि में इतने उलझे हुए हैं कि उनका ईरान पर दृष्टिकोण बेहद नकारात्मक हो जाता है। तो आपके पास ये तथाकथित उदार वामपंथी परियोजना है जिसका ईरान पर दृष्टिकोण लगभग असहिष्णु है, जबकि यही लोग इजराइल विरोधी भी होते हैं, भले ही उसी तरह नहीं जैसे हम हैं, लेकिन किसी और तरीके से। But in other ways. So I think first we do. मेरा मानना है कि हमें यह समझना होगा कि ईरानी शासन अपने ही लोगों के साथ क्या कर रहा है और महिलाओं पर हो रहा दमन एक वास्तविकता है। स्वाभाविक रूप से इससे बहुत विरोध और असंतोष पैदा होता है, खासकर वामपंथ के कुछ हिस्सों में। इस बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बड़ी समस्या यह है कि कुछ राजनेता, और वे काफी प्रभावशाली हैं, इस मुद्दे का इस्तेमाल वास्तव में महिलाओं या ईरानी जनता के समर्थन के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसे अपने बड़े इजराइल समर्थक एजेंडे का हिस्सा बना रहे हैं। ये बात खास तौर पर कुछ जर्मन आवाज़ों के संदर्भ में सही है। वही लोग जो ईरान में मानवाधिकारों और महिलाओं के अधिकारों को लेकर मेज पर मुट्ठी मार रहे हैं, वही लोग एक ही समय में फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी नैतिक आधार वे होने का दावा करते हैं वह पूरी तरह से एक कल्पना है। उन्होंने यूरोपीय वामपंथ के बड़े हिस्सों पर काफी प्रभाव डाला है, जिससे ईरान के प्रति सामान्य धारणा बनी है। लेकिन मेरा मानना है कि ईरान की धारणा में नाटकीय बदलाव आने के लिए स्वयं ईरान को भी नाटकीय रूप से बदलना होगा। अब कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, कई मायनों में महसा अमीनी विरोध और ईरान के भीतर लोगों द्वारा संचालित प्रदर्शनों ने वास्तव में काफी सफलता हासिल की, क्योंकि वहां इस समय एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। सरकार अब हिजाब थोपने की हिम्मत भी नहीं करती। वे अब उस मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए ईरानी रूढ़िवादियों के बीच भी समर्थन नहीं था। अधिकांश ईरानी रूढ़िवादी हिजाब का समर्थन करते हैं, लेकिन अनिवार्य हिजाब का नहीं। और उन्होंने इस अति प्रतिक्रिया और भयानक दमन को ऐसी चीज के रूप में देखा जिसने केवल ईरान की भू राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया, एक तो समाज और सरकार के बीच तनाव के कारण, और दूसरा इसलिए कि कुछ आवाजों ने, जिनमें से कई उदार वामपंथ से थीं, इस स्थिति का फायदा उठाकर ईरान पर तनाव या दबाव को और बढ़ाने की कोशिश की। तो ये एक पहलू है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है, माफ कीजिए, हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जिसमें मेरी दृष्टि में आज का अधिकांश उदार वामपंथ कुछ हद तक भटक गया है। उन्होंने अपना पूरा दांव इस विचार पर लगा दिया कि रूस को हराना जरूरी है और नाटो के विस्तार का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था,
और अब ये बात पूरी तरह उनके खिलाफ जा रही है क्योंकि नाटो का विस्तार निश्चित रूप से युद्ध से जुड़ा हुआ था। NATO expansion certainly had something to do with the war. In fact, it had quite a lot to do with the war. It's not the only factor. वास्तव में इसका युद्ध से काफी गहरा संबंध था। यह अकेला कारण नहीं था। आपके पास अमांडा स्लोट हैं, जो बाइडेन के अधीन यूरोप के लिए NSC निदेशक हैं, जिन्होंने अनजाने में ये बात स्वीकार कर ली जब उन्हें लगा कि वे कुछ यूक्रेनियनों से बात कर रही हैं, जबकि वास्तव में वे रूसी थे जो यूक्रेनी होने का नाटक कर रहे थे। ये बात अभी पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी है, लेकिन उन्होंने अपने सारे दांव उसी पर लगा दिए, और ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी युद्ध विरोधी पहचान छोड़ दी जो उन्होंने अफगानिस्तान और इराक युद्ध का विरोध करके बनाई थी, क्योंकि अब अचानक उन्हें एक अच्छा युद्ध मिल गया था। और अंत में यह साबित हुआ कि वह अच्छा युद्ध नहीं था, वह एक और ऐसा युद्ध था जिसे पूरी तरह टाला जा सकता था अगर एफएनओस थोड़ा अधिक विवेकपूर्ण रुख अपनाया होता, क्योंकि यूक्रेन की नाटो सदस्यता कभी भी संभव नहीं थी, वह हमेशा एक भ्रम ही थी। नाटो ने कभी यूक्रेन को शामिल करने का इरादा नहीं किया था। तो मूल रूप से वे जिस चीज का बचाव कर रहे थे वह केवल एक अवधारणा थी, वास्तविक सदस्यता नहीं, बल्कि ये विचार कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो सकता है। और इसके लिए अब हमें 4 साल का युद्ध, पूरी तबाही, 2 लाख या 3 लाख से अधिक लोगों की मौत मिली, और किस लिए? मुझे लगता है कि उदारवादी वामपंथ में एक गहरा संकट है और उन्हें अपनी नैतिक स्थिति फिर से पाने में कठिनाई होगी, और अपनी रणनीतिक स्थिति पाने में तो और भी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि वे उस मुद्दे पर गलत साबित हुए हैं। और फिलिस्तीन के मामले में उन्हें उस स्थिति तक उनके प्रगतिशील धड़े ने खींचा, कम से कम अमेरिकी संदर्भ में। वे खुद वहां नहीं पहुंचे, उन्हें वहां खींचा गया। और तब भी हमने बाइडेन प्रशासन के दौरान देखा कि प्रगतिशील धड़े के पास बाइडेन की नीति में बदलाव लाने की ताकत नहीं थी। वास्तव में न प्रेजल बाइडेन के कार्यकाल में, बल्कि DNC और चुनाव के दौरान भी उन्होंने थोम विकल्प दी और नतीजतन चुनाव हार गए। यही एक प्रमुख कारण था कि 2020 में बाइडेन को वोट देने वाले 1.9 करोड़ से अधिक मतदाता 2024 में मतदान करने नहीं आए। वे घर पर ही रहे। उन्होंने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया। उन्होंने ट्रंप को वोट नहीं दिया। उन्होंने जिल स्टीन को भी वोट नहीं दिया। वे बस घर पर ही रहे। और उनमें से 29%, जो सबसे बड़ा हिस्सा था, ने कहा कि उन्होंने ऐसा बाइडेन की गाजा नीति और DNC की गाजा नीति के कारण किया। और यही वही उदारवादी वामपंथी हैं जिन्होंने यूक्रेन पर अपने रुख के कारण नैतिक ऊंचाई का दावा किया था, जो अंततः बिल्कुल भी नैतिक नहीं निकला। हम यहीं पर इसे समाप्त करेंगे, डॉरसी। यह एक शान बातचीत थी और मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये मालूम हुआ एक स्मॉल बहुत धन्यवाद। लिस्ट हैंगर, हम इसे सोल अपलोड करने के बाद इतना लिंक for Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदिया ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस मंच की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील शक्तियों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार किया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ पसंद और साझा कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Don't forget to hit the subscribe button.